हे गाइस, आज मैं आपको एक सच्चा चमत्कार दिखाने जा रहा हूं, जिसे बताया नहीं जा सकता। ये प्राचीन प्रंबड़न मंदिर के मुख्य कक्ष में हमारा इंतजार कर रहा है। क्या आप चमत्कार देखते हैं? देख रहे हो, ये शिव की मूर्ति? इसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इसे पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने मंदिर पाया तो ऐसा ही दिखता था। ये 1733 में हुआ था। क्योंकि यह लगभग पूरी तरह से ढह गया था, वे अगले 200 वर्षों तक इसका पुनर्निर्माण नहीं कर सके। यह 1889 में लिया गया एक फोटो है। इसमें वही शिव मंदिर दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंदिर का टावर पूरी तरह से ढह गया है। टावर का ऊपरी हिस्सा वहां नहीं है। क्या यह मंदिर जैसा दिखता भी है? ये कैसे हो गया? कई भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण मंदिर का टावर पूरी तरह से ढह गया। लेकिन ये टावर किस वजह से गिरा? इस मूर्ति के ऊपर कल्पना कीजिए कि भूकंप आ रहा है और 100 फीट ऊंची एक इमारत गिर रही है और एक व्यक्ति जो भूतल के अपार्टमेंट में खड़ा था पूरी तरह से सुरक्षित था और बस वहीं खड़ा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह एक चमत्कार होगा, है ना? यहाँ बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये टावर जमीनी स्तर से 154 फीट ऊंचा है और प्रतिमा के इस स्तर से भी टावर 100 फीट से अधिक ऊंचा है। 1937 में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने प्रंबड़न परिसर में शिव मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया। शिव के इस एक मंदिर के पुनर्निर्माण में 16 साल लग गए। अब निर्माण श्रमिकों और एक्सपर्ट्स के एक बड़े समूह को इसे फिर से बनाने में 16 साल लग गए। तो कल्पना करें कि इसमें कितनी बड़ी मात्रा में पत्थर के ब्लॉक्स लगे होंगे। आज आप जो देख रहे हैं वो पूरी तरह से पुनर्निर्मित है, लेकिन इस टावर में पत्थर के खंडों का कुल वजन आसानी से 10,000 टन से अधिक होगा, यानी 10,000 गुना 1,000 किलोग्राम। और यही इस टावर का मूल वजन भी रहा होगा। और जब ये ढहा तो ये सभी चट्टानें कहाँ गिरी होंगी? इस मूर्ति के ठीक ऊपर। और ये मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो जानी चाहिए थी, लेकिन यह अभी भी बरकरार है। यह ऐसे कैसे संभव है? अब क्या ये वाकई असली मूर्ति है जो 1200 साल पुरानी है, या ये भी हाल के दिनों में किया गया पुनर्निर्माण है? तार्किक रूप से यह एक नई मूर्ति होने के कारण अधिक अर्थपूर्ण है ना? इससे पता चलता है कि मूर्ति इतनी चमकीली और शानदार क्यों दिखती है। हो सकता है कि हम एक नई मूर्ति पर विचार कर रहे हों। यदि टावर का पुनर्निर्माण किया गया था तो मूर्ति का क्यों नहीं? ठीक है, नहीं। इंडोनेशिया के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस बात की पुष्टि की है कि यह मूर्ति वास्तव में असली प्राचीन मूर्ति है। वे इस बात से सहमत हैं कि यह मूर्ति, जो उनके अनुमान के अनुसार 1200 वर्ष पुरानी है, को बहुत कम क्षति हुई है और वो बरकरार है। और साथ ही हमारे पास इसकी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी हैं, वही शिव की मूर्ति, जो इस बात की पुष्टि करती है कि यह सत्य है। और अगर हम इन तस्वीरों को देखें तो पता चलता है कि ज्यादातर टावर भी ढह गए हैं। चेंबर के अंदर चट्टानें जरूर गिरी हैं। यह मेरी समझ से परे है कि मूर्ति टुकड़े टुकड़े कैसे नहीं हुई। हम जानते हैं कि शिव डिस्ट्रॉयर है, लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन यह अविनाशी क्यों है? इस शिव में कुछ असाधारण बात है। मूर्ति ध्यान से देखो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह क्या है? क्या ये शिव जैसा दिखता है या लिंगम जैसा दिखता है? अब इसका क्या मतलब है ना? शिव को आमतौर पर दो अलग अलग रूपों में दर्शाया जाता है। कुछ मंदिरों में उन्हें उनके मानवीय रूप में दिखाया गया है। इसे प्रतिष्ठित रूप भी कहा जाता है, क्योंकि यह उन्हें एक प्रतीक के रूप में दिखाता है। लेकिन अन्य मंदिरों में शिव को एक लिंगम के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके शीर्ष पर एक सिलेंडर घुमावदार है। इसे अप्रतिष्ठित रूप कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई चेहरा या आकृति नहीं है। लेकिन प्रंबड़न मंदिर में उन्हें कैसे दिखाया जाता है? यह एक रिडिक्युलस सवाल है ना? बेशक उन्हें प्रतिष्ठित रूप में दिखाया गया है। आप उन्हें उनके पूरे शरीर के साथ देख सकते हैं। वह अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ शान से खड़ा है, इसलिए उसे स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित रूप में दिखाया गया है। नहीं, यह एक भ्रम है। इस मंदिर में शिव को उनके प्रतिष्ठित रूप में नहीं दिखाया गया है। आइए इस मूर्ति के पीछे चले और फिर ध्यान से देखें, और अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या देखते हैं। हाँ, वो एक लिंगम है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, वो एक लिंगम है। शीर्ष को देखें कि कितनी चतुराई से उन्होंने शीर्ष को एक अच्छा मोड़ बना दिया है, और आपको पीछे से एक लिंगम, एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है। अब यह निश्चित रूप से एक संयोग नहीं है, क्योंकि देखें कि उन्होंने नीचे क्या उकेरा है। एक योनि या एक टोंटी वाला बेस, जो लिंगम की बहुत खासियत है। यदि आप सामान्य प्रतिष्ठित शिव प्रतिमाओं को देखें तो उन्हें योनि पर नहीं रखा जाएगा, उन्हें एक सपाट आसन पर रखा जाएगा। लेकिन इसे जानबूझकर योनि पर रखा गया है, हमें यह बताने के लिए, हाँ, इसे एक लिंगम के रूप में भी देखा जाना चाहिए। तो हम इसे जो देख रहे हैं वो आइकॉनिक और एनाइकॉनिक दोनों रूपों में शिव का एक दुर्लभ चित्रण है। दोनों रूपों को मिलाकर एक मूर्ति बनाई गई है, जो इसे काफी असाधारण बनाती है। अब पूरे मंदिर परिसर की मुख्य प्रतिमा,
1200 साल पुरानी प्रतिमा को इतने करीब से जांचना एक दुर्लभ अवसर है। ऐसा मौका आमतौर पर हमें भारत में भी नहीं मिलता। अब ये लगभग 10 फीट ऊंची एक विशाल मूर्ति है और तुरंत आपको एहसास होता है कि शिव को भारत में जिस तरह दिखाया जाता है उससे बिल्कुल अलग तरह से चित्रित किया गया है। सबसे पहले उसकी मूंछें हैं जो दोनों तरफ ऊपर की ओर उठी हुई हैं और उसकी दाढ़ी क्लीन शेव है। भारत में या अधिकांश अन्य हिंदू मंदिरों में शिव को इस तरह नहीं दिखाया जाता है। अब देखिए वो कितने गुस्से में लग रहे हैं। स्कल्प्टर्स ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो खुश नहीं हैं, जानबूझकर शिव को ऊंची, उभरी हुई भौहों और छोटे होठों के साथ उकेरा है। इस तरफ से साफ है कि वह काफी खूंखार नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके हाथ में सचमुच कुछ असाधारण है। तुम्हें उसका बायां हाथ दिख रहा है? वो क्या पकड़ रहा है? एक छोटी गोल वस्तु, एक गोला जो थोड़ा लंबा है। यह क्या है? हाँ, उसने पृथ्वी ग्रह को धारण कर रखा है। ये शिव का आकार है और उन्होंने जो पकड़ रखा है वो हमारा ग्रह है और आप और मैं इस ग्लोब पर एक छोटा सा कण मात्र हैं। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सावधानीपूर्वक इस बात से परहेज किया है कि इस गोल चीज का वास्तव में क्या मतलब है, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। और अगर आप टूर गाइड से बात करें यहाँ, वे आपको बताएंगे कि उसके पास एक ऑरेंज है। हाँ, एक नारंगी फल। यह अब तक की सबसे घटिया व्याख्या है जो मैंने सुनी है, लेकिन इंडोनेशिया के एक्सपर्ट्स के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। क्या सचमुच शिव ने पृथ्वी को धारण किया है, या क्या मैं बस एक बेतुका अनुमान लगा रहा हूं? साथ ही क्या 1000 साल पहले प्राचीन हिंदुओं को यह भी पता था कि पृथ्वी गोल है या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब इस नक्काशी में मिलता है। यह विष्णु की मूर्ति है और उन्होंने अपने हाथों में क्या पकड़ रखा है? हाँ, ग्रह पृथ्वी। ये भारत में पाया जाता है और एक्सपर्ट्स कंफर्म करते हैं कि हाँ, यह एक प्राचीन मूर्ति है और हाँ, वो वास्तव में पृथ्वी ग्रह को धारण किए हुए है। अब याद रखें, पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है और यह एलिप्टिकल शेप की है, और आप देख सकते हैं कि नक्काशी भी इसे कैसे दर्शाती है। वास्तव में कई प्राचीन हिंदू ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पृथ्वी गोल है। तो शिव की यह 1200 साल पुरानी इंडोनेशियाई मूर्ति संभवतः पृथ्वी ग्रह को धारण किए हुए है। लेकिन उसके दूसरे हाथ में क्या है? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि यह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। उनकी 2 अन्य भुजाएं हैं। एक हाथ में उन्होंने माला की माला पकड़ रखी है और दूसरे हाथ में उन्होंने मक्खी का फूल पकड़ रखा है। शिव के अधिकांश अन्य रूपों के विपरीत उन्हें भारी अलंकरण के साथ दिखाया गया है। उन्होंने दोनों हाथों पर कई हार, बाजूबंद पहने हुए हैं। इस बाजूबंद को देखो, हमें इसे फिर से सोने में बनाने का प्रयास करना चाहिए। हीरे से सजी हिप चेन, और देखें कि कैसे ये 2 हिप चेन पट्टियों का उपयोग करके जुड़े हुए हैं, और आप नीचे उसकी पायल भी देख सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह मूर्ति शिव को बेघर रूप में दिखाती है और उन्होंने भिक्षा का कटोरा पकड़ रखा है, लेकिन ये अलंकरण इस सिद्धांत को पूरी तरह से खंडित कर देते हैं। यहाँ उन्हें दुनिया के राजा के रूप में दिखाया गया है, जो सोने और हीरों से लदा हुआ है। अभी तो हमने सिर्फ उनके गहनों पर ही फोकस किया है, लेकिन उनके कपड़ों का क्या? आमतौर पर शिव को कुछ अत्यंत साधारण वस्त्र पहने हुए दिखाया जाता है, जैसे लंगोटी या बाघ की खाल, लेकिन यहाँ उसने लंबी पंथ पहनी हुई है जो उसकी कमर से लेकर उसके टखनों तक जाती है, और आप यहाँ गांठें देख सकते हैं और दोनों तरफ झालरें फूली हुई दिख रही हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं टॉर्च के साथ करीब जाता हूँ, यहाँ के विवरणों पर ध्यान देता हूँ। प्रकाश पर ध्यान केंद्रित न करें, उसके आसपास के क्षेत्र पर ध्यान फोकस करें। ये सचमुच असाधारण है। उसकी पंथ पर उकेरे गए पैटर्न को देखिए। बाहर से यह एक समचतुर्भुज जैसा दिखता है। अंदर एक चौक है। चौक के अंदर पंखुड़ियों वाला एक फूल है। सेंटर में एक वृत्त है। सर्कल के अंदर आप 8 बिंदु देख सकते हैं। यह विवरण का एक पागलपन भरा स्तर है। और यहाँ एक अतिरिक्त के रूप में आप एक बाघ का सिर भी जुड़ा हुआ देख सकते हैं। आप उसके कान की बालियां देख सकते हैं और उसकी आंखें बंद हैं। इसलिए उन्होंने जो पोशाक पहनी है वो बाघ की खाल के साथ मिश्रित डिजाइनर कपड़ों का एक कॉम्बो है। अब 2 बातें हैं जो बेहद उल्लेखनीय हैं। एक तो ये कि ये विवरण 1200 साल बाद भी दिखाई देते हैं। प्राकृतिक शरण ने इन पैटर्न्स को कैसे नहीं हटाया? दूसरा बिंदु ये है कि पिछले 1200 वर्षों में कितने लोगों ने ये विवरण देखे होंगे। मैं ईमानदारी से नहीं सोचता कि कोई भी इन विवरणों को पहचान सकता है, जब तक कि आप मेरी तरह पागल न हो और उन्हें इतने करीब से न देखें। ये विवरण नग्न आंखों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, यहाँ तक कि 1 फुट की दूरी से भी। और इससे भी बुरी बात यह है कि यह कक्ष बेहद अंधेरा है। ये वास्तव में ऐसा दिखता है, और आप प्राकृतिक रोशनी में शिव के मुकुट जैसे बड़े विवरण भी नहीं देख सकते हैं। उसका मुकुट वास्तव में एक स्कल है,
लेकिन जब तक मैंने तुम्हें नहीं बताया तब तक तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ होगा, क्योंकि इस कक्ष में कोई रोशनी नहीं है। इस कक्ष के अंदर न केवल अंधेरा है, बहुत गर्मी भी है। देखो, मैं पसीने से तर हूँ और इंडोनेशिया में अभी समर भी नहीं है। कौन इस गर्म कमरे में, इस अंधेरे में खड़ा होकर ये सब विवरण देखेगा? तो प्राचीन बिल्डरों ने शिव की पंथ पर ऐसे सूक्ष्म विवरण क्यों उकेरे? प्राचीन काल में वे किस प्रकार के प्रकाश स्रोत का उपयोग करते थे? प्राकृतिक प्रकाश में इन विवरणों को कौन देख सकता था? कोई नहीं, सही? तो उन्होंने ऐसे विवरण क्यों उकेरे जिन्हें केवल इंच भर की दूरी से और बिजली की टॉर्च से देखा जा सकता है? क्या वे मेरे आने और इसे दुनिया को दिखाने का इंतजार कर रहे थे? ठीक है, तो शिव सचमुच फैंसी पंथ में है ना? लेकिन क्या उसने जूते पहने हैं? उन्हें नंगे पैर दिखाया गया है। कम से कम सामने से तो ऐसा ही लगता है। आप उसके पैर के नाखून देख सकते हैं और बेशक उनमें से कुछ नष्ट हो गए हैं, लेकिन उसके पैर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम पीछे जाते हैं तो क्या आप उसे देख सकते हैं? हाँ, उसकी एड़ी और पत्थर के पिछले हिस्से के बीच एक गैप है। क्यों? उन्हें यह अंतर पाटने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देख सकते हैं कि यह नॉर्मल हील की तरह नहीं दिखती है। यह मोटा दिखाई देता है और इसमें प्राकृतिक पैर का आकार नहीं होता है, जैसे कि उसने अपनी एड़ी को ढकने के लिए कुछ पहना हो। लेकिन शिव किस पर खड़े हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह किस पर खड़ा है? वह कमल के फूल पर खड़ा है। आप कमल के फूल की पेटल्स को देख सकते हैं। चारों ओर बारी बारी से पेटल्स हैं और आप कुछ पेटल्स को ऊपर की ओर जाते हुए और कुछ पेटल्स को नीचे की ओर जाते हुए देख सकते हैं। और आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्या कमल के फूलों में इतनी सारी पेटल्स होती हैं। और हाँ, कमल की कुछ प्रजातियां भी होती हैं, जैसे यलियांग फूल, जिसमें 800 से अधिक पेटल्स होती हैं। लेकिन कमल के सेंटर पर क्या उकेरा गया है? आप इन अट्रैक्टिव पैटर्न को देख सकते हैं। ये पुष्प पैटर्न नहीं है, ये षटकोण है। प्रत्येक की 6 भुजाएं हैं और प्रत्येक हेक्सागन के अंदर एक और हेक्सागन है। तो वहां संकेंद्रित हेक्सागन खुदे हुए हैं और बिल्कुल सेंटर में आप एक छोटी गोल नक्काशी देखते हैं। अब वो छोटा सा दौर क्या है? यह एक बीज है। हाँ, आप जो देख रहे हैं वो बीज पोड है। यही वो स्थान है जहां सभी बीज पाए जाते हैं। ये हेक्सागन्स बीज के धारक हैं और प्रत्येक धारक के बिल्कुल सेंटर में एक बीज होता है। यदि आप वास्तविक कमल के फूल के केंद्र को देखते हैं तो आपको गोलाकार बीज दिखाई देंगे। मैं ज्यादा तकनीकी नहीं जाना चाहता, लेकिन कमल का केंद्र आमतौर पर पीले रंग का होता है और इसे कार्पेलरी रिसेप्टिकल कहा जाता है और परागण के बाद बीज कैप्सूल में विकसित होता है। उस मधुमक्खी को पैटर्न से मंत्रमुग्ध होते और मीठे रस में डूबते हुए देखें। मैं अभी यही हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कमल के फूल में हर बीज के चारों ओर एक बहुभुज दिखाई देगा। क्या वो 6 भुजाओं वाला हेक्सागन है? हाँ, ये है। यदि यह शिल्प कौशल नहीं है तो मुझे नहीं पता कि क्या है। हम एक अंधेरे कक्ष के अंदर एक मूर्ति देखते हैं जिसमें सैकड़ों आश्चर्यजनक विवरण हैं, लेकिन फिर इसके आधार पर हम देखते हैं कि शिव कमल के फूल पर खड़े हैं। और फिर जब हम इसे बहुत करीब से जांचते हैं तो हमें पता चलता है कि सेंटर में क्या है? षटकोणों से घिरे हुए नक्काशीदार गोलाकार बीज। और फिर जब हम इसकी तुलना असली कमल के फूल से करते हैं तो हम देखते हैं कि यह सटीक रूप से मेल खाता है। इन कमलों में हेक्सागन शेप और षटकोण के अंदर गोलाकार बीज होते हैं। आज अगर कोई इस तरह की नक्काशी करता है तो वे इसे शहर के केंद्र में प्रदर्शित करेंगे, है ना? लेकिन प्राचीन बिल्डरों ने इस तरह के विचित्र विवरण डालकर इसे एक अंधेरे कक्ष में रख दिया और हम मूर्तिकार का नाम भी नहीं जानते। एक गहरा दर्शन है कि शिव को बीजफल में क्यों उकेरा गया है और वे बीजफल से क्यों अंकुरित हो रहे हैं और बेस या योनि भगवान शिव को धारण कर रही है। योनि को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अगर हम पीछे जाएं तो हमें लिंगम पर भी कुछ नुकसान दिख सकता है। जब आप प्रतिमा के पीछे की ओर देखते हैं तो आपको पीठ पर ये धब्बे दिखाई देते हैं। आप कई त्रिकोणों को पैच किए हुए देख सकते हैं। ये हाल के दिनों में किए गए नए कंक्रीट पैच हैं। इसलिए जब मैं कहता हूं कि शिव का नष्ट न होना एक चमत्कार है तो मैं नहीं चाहता कि आप जादू के बारे में सोचें। मैं चाहता हूं कि आप संभावना के बारे में सोचें। ऐसी क्या संभावना है कि मूर्ति बच गई? टनों टनों चट्टानों के गिरने के बाद भी लगभग शून्य ही सही। क्या आप देखते हैं कि टोंटी के बेस पर क्या नक्काशी है? लेकिन स्पाउट के आधार पर देखें कि क्या नक्काशी की गई है। क्या वो ड्रैगन है? ये वाकई अजीब है। हिंदू धर्म सांपों या नागों जैसे रेप्टाइल्स और कई अन्य अजीब जानवरों की नक्काशी के लिए नया नहीं है, लेकिन ये देखने में चाइनीज ड्रैगन जैसा लगता है। इसे एक समृद्ध नक्काशीदार हेड्रेस के साथ दिखाया गया है। इसके शीर्ष पर एक मुकुट भी है। आप देख सकते हैं कि कैसे उसके दांत बारी बारी से ऊपर नीचे हो रहे हैं और अगर वो अपना मुंह बंद कर लेता है तो वे मगरमच्छ की तरह बिल्कुल संरेखित हो जाते हैं। लेकिन क्या वो मगरमच्छ है? नहीं। उसके मुंह के सामने वाले हिस्से को देखो, उसके 2 छोटे दांत हैं। और क्या तुम उसे मुंह से बाहर निकलते हुए देख रहे हो? हाँ, वो एक जीभ है।
यह न केवल लंबा है, बल्कि आप देखते हैं कि यह अंत में सांप के समान कैसे स्प्लिट हो जाता है। तो उसे सांप की तरह अपनी फटी हुई जीभ को फड़फड़ाते हुए दिखाया गया है। लेकिन क्या वो सांप है या मगरमच्छ? आओ हम इसे नजदीक से देखें। आप उसकी नासिका भी देख सकते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी अनेक नासिकाएं हैं। लेकिन ये आंखें, आप इन आंखों को देखिए, ये मगरमच्छ की आंखें नहीं हैं। मगरमच्छों और छिपकलियों की पुतलियां ऊर्ध्वाधर, भट्ठा आकार की होती हैं। तो ये छिपकली नहीं है, इसकी गोल पुतलियां जैसी होती हैं सांप। लेकिन क्या ये सांप है? नहीं, क्योंकि इसमें पलकें होती हैं। आप यहाँ देखिए, इसमें पलकें तो हैं, लेकिन सांप है, पलकें नहीं हैं। तो ये जानवर न तो सांप है और न ही मगरमच्छ। हो सकता है कि यह एक स्नेकाडाइल हो, दोनों जानवरों का एक संयोजन। मुझे लगता है कि इसे नागा कहना सुरक्षित है। लेकिन हम इस नागा की शारीरिक रचना की जांच क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, इस नागा का शरीर पूरी तरह से तराशा नहीं गया है और शरीर का बाकी हिस्सा जमीन के अंदर दबा हुआ है। अब इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? आप कह सकते हैं कि प्रवीण, हर चीज को रहस्य मत बनाओ। हर चीज एक पहेली नहीं है जिसे हल करने की जरूरत है। नहीं, यह एक प्राचीन संहिता है। नागाओं के शरीर को जमीन के नीचे दफन करने की बात हमें बता रही है कि इस फर्श के नीचे कुछ है। आइए इसी मंदिर के क्रॉस सेक्शन पर एक नजर डालें और बिल्कुल यही हम पाते हैं। आप देखिए, यह नागा की मूर्ति है और सबसे ऊपर शिव है और ठीक नीचे, ठीक इस मूर्ति के नीचे आप इसे देखते हैं, अंदर एक गड्ढा खोदा गया है जो जमीन के अंदर गहराई तक जाता है। ये सारा अंधेरा क्षेत्र एकत्रित चट्टानों का प्रतिनिधित्व करता है और यह प्रकाश क्षेत्र खाली जगह का प्रतिनिधित्व करता है। और यह छेद न केवल जमीनी स्तर को छूने के लिए कक्ष के फर्श स्तर से नीचे खोदा जाता है, लेकिन ये छेद भी गहरे कुएं की तरह 18 फीट तक जमीन के अंदर चला जाता है। और आर्कियोलॉजिस्ट्स को इस गहरे कुएं के अंदर क्या मिला? एक पत्थर का डिब्बा, एक पत्थर का बक्सा। मैंने इस पत्थर के बक्से की एक झलक पाने के लिए बहुत खोज की है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह निषिद्ध है और हमारे पास इस बक्से का कोई दृश्य नहीं है। लेकिन इसका जिक्र पुरानी आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स और यहाँ तक कि विकिपीडिया पर भी मिलता है। और जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पत्थर का बक्सा खोला तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें सोने, तांबे और चांदी जैसी अत्यधिक प्रवाहकीय धातुओं की चादरें मिली। उन्हें बक्से के अंदर लिखी सोने की प्लांट्स भी मिली। लेकिन जब उन्होंने पत्थर के बक्से को मिट्टी से हटाया तो उन्हें पत्थर के बक्से के नीचे कुछ हैरान कर देने वाली चीज छिपी हुई मिली। यह क्या था? उन्हें जानवरों की हड्डियों का एक छोटा सा ढेर मिला। शुरू में उन्हें लगा कि जानवरों की हड्डियां गलती से प्राकृतिक रूप से मिट्टी में मिल गई होंगी, लेकिन जब उन्होंने लैब में इसका टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि इन जानवरों की हड्डियों को जला दिया गया है और फिर इन्हें सावधानी से पत्थर के बक्से के नीचे रख दिया गया है। वो कौन सा जानवर था? रिपोर्ट्स हमें यह नहीं बता रही हैं। क्या ये किसी जानवर की हड्डियां थीं जो यहाँ आधी दबी हुई लग रही थीं? इन वस्तुओं को जमीन के नीचे पाया जाना बेहद अजीब है, लेकिन चेंबर के ऊपर जो मिला वो और भी अजीब है। अब देखा शिव की प्रतिमा के ऊपर क्या है? ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ छत है ना? नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट्स को टावर में 2 छिपे हुए कमरे मिले हैं। उन्हें मुख्य कक्ष के ऊपर एक बड़ा कमरा मिला और इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि इस गुप्त कमरे के ऊपर उन्हें एक और छोटा छिपा हुआ कमरा मिला। इन 2 गुप्त कमरों की एक्सप्लेन करने वाली आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट बहुत अजीब है, क्योंकि याद रखें 1733 में जब उन्होंने इस मंदिर की खोज की थी तो पूरा टावर पूरी तरह से ढह गया था। प्रतिमा के ऊपर देखें, आज आप शीर्ष पर छत देख रहे हैं। इसके चारों ओर आप देखते हैं कि कैसे चौकोर दीवारों के ऊपर से शुरू होने वाली पूरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से सफेद है। ये दिखाने के लिए कि यह मूल रूप से ऐसा नहीं था, उन्हें सफेद रंग से कलर किया गया है। मूल रूप से टावर अंदर से ऐसा नहीं दिखता था, वहां कुछ छिपा हुआ था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट्स को कैसे पता चला कि टावर में 2 गुप्त कमरे थे? जब उन्होंने 1937 में शिव मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया तो मौजूदा पत्थर के खंडों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर के शीर्ष पर 2 गुप्त कमरे छिपे हुए थे। लेकिन उनका पर्पस क्या था? इस बड़े कक्ष में पहले से ही अंधेरा, गर्मी और पसीने का माहौल है। 2 छोटे कक्षों का उपयोग कौन और किस पर्पस से कर रहा था? लेकिन इससे भी अजीब कुछ है, वे इन 2 गुप्त कक्षों तक कैसे पहुंचे? मुख्य कक्ष में चारों तरफ ठोस दीवारें हैं, ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं हैं। और जब हम टावर को चारों तरफ से देखते हैं तो आपको कोई बाहरी एंट्रेंस या खुला भाग दिखाई नहीं देता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स के अनुसार यह शिव मंदिर का ओरिजिनल डिजाइन था। तो इन 2 गुप्त कक्षों में कोई कैसे पहुंच गया? इन कमरों का उपयोग कौन कर रहा था और इन कमरों में किस तरह की वस्तुएं रखी गई थीं? क्या इन दोनों कक्षों में भी मूर्तियां और नक्काशी थी? ये चारों कक्ष एक सीधी रेखा में क्यों हैं? सबसे ऊपर का कक्ष, दूसरा कक्ष, मुख्य कक्ष और अंडरग्राउंड कक्ष। इतने कॉम्प्लेक्स डिजाइन का कोई कारण रहा होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया?
कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।